हाय, आई एम संगीता रावरिया. आई एम योर होस्ट फॉर दिस एपिसोड ऑफ दिल की बोली. तो आज हम बात करने वाले हैं हम सब के फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो है रिलेशनशिप. और इस पर अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने आज हमारे साथ जो है आज के गेस्ट, वो एक सिंगर नहीं, डांसर नहीं, एक राइटर भी है. और उसके साथ साथ दैट्स नॉट ऑल, बेस्ट ऑथर इन विमेन विजनरी अवार्ड से उनको नवाजा गया है. और अपना सक्सेसफुल करियर के साथ उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया है. सो प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट प्रिया महेंद्रम. हाय प्रिया, वेलकम टू आवर शो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations to you for your new beginning. Thank you so much, and thank you so much for inviting me in this show. And I'm very first for this podcast. Oh, very nice. So, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि प्यार आपके लिए क्या है? What is your love language? So first thing, प्यार जो है, it is a positive energy जो आप में बचपन से मिलता है मॉम डैड की तरफ से. एंड नेक्स्ट जो है, लव लैंग्वेज इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. जितना हम क्वालिटी टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, उतना हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं. ओके. और रिलेशनशिप जो वर्ड है, जब हम सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें, अगर हम मैरिड है या सिंगल है, जस्ट वी आर इन लिव इन रिलेशनशिप, तो हमारे पार्टनर को हमें क्या देना चाहिए और कैसे वो रिलेशनशिप एक फ्रेश रिलेशनशिप हमेशा रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. सिंपल. हम जितना न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, वॉट एवर इट मे बी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कहीं जाना घूमने, या फिर कोई हिस्टोरिक प्लेस एक्सप्लोर करना. चीज़ें एक्सप्लोर करने से एक दूसरे को हम और ज़्यादा जानते हैं. एंड नेक्स्ट, इमोशनली इतना कनेक्ट होते हैं कि हमें सामने वाले को जानने की कोशिश भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें खुद पता चल जाता है कि हाँ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू दिस थिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम. और रिलेशनशिप में हमारा जो पार्टनर है वो खुद इमोशनली कितना स्टेबल है और हमें इमोशनली कितना दे पाएगा. हमें जब इमोशनली उसकी नीड होगी तो हमारे रिलेशनशिप में वो कितना अवेलेबल रहेगा इमोशनली, वो कैसे जान सकते हैं? मेन थिंग, इमोशनली स्टेबल है या नहीं जानने के लिए ट्रस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जितना हम ट्रस्ट करेंगे और जितना हम ट्रस्ट वर्दी रहेंगे, उतना हम सामने वाले को इमोशनली स्टेबल है या नहीं हमें पता चल जाएगा. बिकॉज कन्वर्जेशन के थ्रू. एंड नेक्स्ट इज़ नॉट ओनली कन्वर्जेशन, एक होता है रिलेशनशिप में एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स एज आई सेड बिफोर. एंड नेक्स्ट इज़ फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ भी उतना ही कनेक्टेड रहेंगे. और फैमिली के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हम कितने स्टेबल हैं इमोशनली. अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपके हिसाब से क्या बेटर है या क्या बेस्ट है? टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो है वो लव मैरिज है. ओके. सो लव मैरिज भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन उसमें कैसे इतने सरप्राइजेस नहीं रहेंगे जितने अरेंज मैरिज में सारे की सारी चीज़ें सरप्राइजेस रहेंगे. बिकॉज हम बिगनिंग से ही सब कुछ न्यू रहेगा हमारे लिए, ईच एंड एवरीथिंग न्यू रहेगा. जबकि लव मैरिज में उतना नहीं होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को पहले ही समझ लेते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाता है, बाउंड्रीज क्लियर हो जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है. एंड उसके बाद ही वी गेट इनटू मैरिज. बट अरेंज मैरिज इज समथिंग टोटली डिफरेंट देन लव मैरिज. सो एज पर मी, माई एक्सपीरियंस इन लव मैरिज इज़ टोटली डिफरेंट. और सबका जर्नी अलग अलग होता है. इवन इट मे बी अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, सबका जर्नी अलग है. और आज की जनरेशन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. व्हाट आर योर टेक? कि इट्स डिपेंड ऑन देम. फर्स्टली कोई जन होते हैं कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर और आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई गोल्स, राइट. तो वो अपने ऊपर है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है, केपेबल है, हम अपने इमोशनल को हैंडल करें. बिकॉज किसी ना किसी को पार्टनर की ज़रूरत होती ही है. बिकॉज विदाउट पार्टनर है, लोग है, नहीं करके नहीं है. बट
एंड मोमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए देयर मस्ट बी ए पार्टनर, एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड एट द सेम टाइम इतनी इमोशनल हूँ कि भाई मुझे इमोशनली अगर कुछ बातें भी करनी हो तो आई विल बी क्राइंग, इतनी इमोशनल हूँ. सो वी नीड अ पार्टनर, whoever it may be, like friendship जो है या like apart from blood relation we need a partner, like friendship हो या फिर relationship हो, we need a partner so that we can share each and everything to them and we should be transparent with them. तो और रिलेशनशिप में एक एज होनी चाहिए कि सर्टन एज के ये इतनी एज में आपको शादी कर लेनी चाहिए, या जल्दी करो तो अच्छा है, या तो आपको जब आपको ठीक लगे तब करो, क्या है ये सारे सवालों का जवाब क्या है? See, age is not a matter. Age is nothing in relationship. Everything is about emotional feelings. That's it. Because age जितना भी हो, कुछ भी हो, we can marry. If we are ready to get married with that person, with a particular person, we can. That's it. It is depending upon a individual. That कि हाँ, if a person is ready to get a marriage, then we can go for it. और रिलेशनशिप कैसे चलती है? जैसे कोई बोलता है कि इट्स 100% एंड 100%, हमें रिलेशनशिप पे अपना 100% देना, और कोई कहता है कि 50-50 रिलेशनशिप से चलता है. तो रिलेशनशिप एक्चुअली कैसे चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही 100 होता है ना ही 50 होता है. ओके, इफ़ अ पर्सन इज गिविंग 40 देन सामने वाला 60 दे सकता है. लाइक कभी 30 दे रहा है तो सामने वाला 70 दे सकता है. इट्स अप एंड डाउन्स होते ही रहते हैं. वो सिचुएशन के हिसाब से शायद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए फ्लॉज को. चाहे वो कितने भी क्लैशेस हो या फिर फ्लॉज हो, हमें ईच एंड एवरीथिंग को एक्सेप्ट करके ही चलना चाहिए. अनटिल एंड अनलेस हमारे भी मॉम डैड है, राइट, हमारे मॉम डैड ने भी लाइक कभी अपना 100% नहीं दिया होगा या फिर कोई 50% 50-50 नहीं किया होगा. एवरी इंडिविजुअल्स, एवरी कपल्स हैज़ देयर ओन फ्लॉज एंड क्लैशेस अपने बीच में. और परफेक्शंस तो भाई लाइक कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है. हमें परफेक्ट बनना पड़ता है. अनटिल एंड अनलेस हम एक रिलेशनशिप में नहीं आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन है. तो हमारा रिलेशनशिप जो है वही हमारे लिए मिरर है अपना. हम खुद हमें ही जानना है. और रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना कितना सही है? ओके, सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो एक्सपेक्टेशन जो है वो बचपन से ही हमें क्रिएट हो जाते हैं. एग्ज़ाम्पल, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सो हमारे जितने भी नीड्स हैं वो कंप्लीट करने के लिए हमारे मॉम डैड है, राइट. तो मॉम डैड खुद बचपन में बोल देते हैं कि लाइक तुझे ये चाहिए, वी आर देयर फॉर यू. इफ़ तुझे वो चाहिए, वी आर देयर फॉर यू, राइट. तो अपने लिए एक एक्सपेक्टेशन अपने मन में ही क्रिएट हो जाता है कि हाँ, मुझे कुछ भी चाहिए, दे आर देयर फॉर मी. उसके बाद जब हम बड़े होते हैं मॉम डैड को देख देख के, तो एक अंदर ही एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, इफ़ मॉम को कुछ चाहिए देन डैड इज़ विथ हर. इफ़ डैड को कुछ चाहिए तो मॉम इज़ विथ हर. तो दोनों का एक्सपेक्टेशन जो है वो क्लियर करके दोनों एक साथ रह रहे हैं. तो हम भी वैसे ही पार्टनर को चुनेंगे, राइट. करेक्ट, राइट. तो एक्सपेक्टेशन जो है वो हम बोलते हैं कि लाइक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, हम जितना बिजी रहेंगे उतना अच्छा है. लोग रहते हैं वैसे भी, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉर्नर में अपने हार्ट में वो एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि हाँ, दिस पर्सन शुड डू दिस फॉर मी. बिकॉज जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक इंसान जॉब पे जा रहा है, जैसे जैसे जॉब की प्रमोशंस होती है वैसे वैसे उसकी सैलरी की इंक्रीमेंट होती है. जैसे सैलरी की इंक्रीमेंट होती है तो उसके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं, राइट. तो सिमिलरली इफ़ अगर एक पर्सन, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन हमारे लाइफ में आके कोई अगर अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम दे दे, हमें उसके बाद ये एक्सपेक्ट करने मिलता है कि भाई ये आगे जाके और भी टाइम देगा, राइट. तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ते ही हैं. तो एक्सपेक्टेशन रखना सही है, ऐसा नहीं है. और जैसे कोई रिलेशनशिप में फेल हो गया है
या तो उसके पार्टनर ने चीट किया है, या तो वो खुद उसने कभी किसी के साथ चीट किया है। तो ये सिचुएशन में कोई इतना डिप्रेस हो जाता है कि कभी कोई न्यू रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता है। मतलब अभी उनको ट्राई ही नहीं करना है, उन्होंने रिलेशनशिप में गिव अप ही कर दिया है। क्योंकि कभी कभी तुम रिलेशनशिप में आते हो, तुम इतने इन्वॉल्व हो जाते हो रिलेशनशिप में कि आई थिंक सो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग भी उन पर डिपेंड करता है। तुम कुछ भी कहीं पे भी ले रहे हो, कोई छोटी से छोटी चीज़, तो तुम उनके बिना नहीं ले पाओगे। मतलब हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो हम असाइड कर देते हैं। तो ये सिचुएशन में अगर कोई पार्टनर से हमें धोखा मिले, चीटिंग मिले, तो तुम इतने डिप्रेस हो जाओगे ज़िंदगी में। जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे कि उन्होंने अपना करियर ख़राब कर दिया है फेल रिलेशनशिप की वजह से। तो आपका इसमें क्या कहना है कि वो इंसान को नया रिलेशन स्टार्ट करना चाहिए, या उसको जो रिलेशनशिप में अभी बिलीव करना छोड़ दिया है जिसने, उसको वापस रिलेशनशिप में बिलीव कैसे कराएं कि आप भी अभी एक नए रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से धोखा मिले तो कहीं और से भी धोखा मिले। तो आप उस इंसान को कैसे समझाओगे कि रिलेशन में आना एक अच्छी बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक इंसान टूट चुका है, ओके, तो उस टूटे हुए इंसान को ना और एक टूटा हुआ इंसान ही जोड़ सकता है। जब तक, फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन रिलेशनशिप में बहुत मार खा के बहुत फेल हो गया है, ठीक है, बहुत उसने ट्राई किया है उस चीज़ को बचाने के लिए, बट एट लास्ट उनसे हुआ ही नहीं, ठीक है। और जब तक उस इंसान के लाइफ में सेम उसी इंसान की तरह नहीं आ जाता कोई, तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं बिलीव करेगा, चाहे वो कोई भी हो। बिकॉज बोलते हैं कि एक माँ को एक माँ ही समझ सकती है, एक बेटी को, एक लड़की को लड़की ही समझ सकती है, राइट। तो सिमिलरली एक टूटे हुए इंसान को ना एक टूटा हुआ इंसान ही जोड़ सकता है। वाओ, ब्यूटीफुल। और जब हम शादी करके जाते हैं या हम कोई रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमारे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अपने हस्बैंड को बताना या अपने पार्टनर को बताना ज़रूरी है कि नहीं है? ये आप क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ऑनेस्टली ज़रूरी है, बिकॉज कल के दिन कोई और थर्ड पर्सन आके उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि लाइक उनके पास्ट रिलेशन में ऐसा था वैसा था, कोई एक क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो वी शुड बी ट्रांसपेरेंट ईच एंड एवरीथिंग, भले वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस हो, पास्ट लाइफ हो, एक्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट अकॉर्डिंग टू मी। हम जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना अपना इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, और उतना ही हम सामने वाले को जानेंगे कि हाँ, आगे जाके दिस पर्सन विल बी लाइक दिस विथ मी। दिस इज़ माई आंसर इन दिस। और जैसे कि अपने फैमिली में कभी कभी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको अपने ही कास्ट में शादी करनी है, ठीक है। तो पेरेंट्स एक अलग सा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर में आके अगर लड़की को अपने फैमिली से बहुत प्रेशर मिल रहा है कि नहीं, आपको नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है, तो कभी कभी कोई माँ बाप की बात मान लेता है, पर कोई फाइट करता है। तो जो बात नहीं मान रहा है, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो उसको आप कुछ कहना चाहोगे क्या? टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर लविंग ट्रूली विद अ पर्सन, तो आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है, बिकॉज आगे लाइफ तुम्हें जीनी है, ना कि मम्मी पापा को, राइट। तो जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस अकॉर्डिंग टू मी, ओके। हाँ, आई एग्री कि मॉम डैड भी हमारे लिए जो भी करते हैं सही करते हैं, जो भी सोचते हैं सही सोचते हैं, बट इवन वी हैव फीलिंग्स, वी हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर आवर सेल्फ, जो कि हम अपने मॉम डैड के सामने हम एक्सप्रेस करेंगे, तो मॉम डैड भी कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं। नो, वी हैव स्टैंडर्ड्स, वी हैव कास्ट, ओके, हमें ये कास्ट में देखना है, वो अपने से ऊपर जात के हैं, वो अपने से नीचे जात के हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे फ्लॉज और क्लैशेस होते हैं। बट जब तक हम अपने लिए स्टैंड लेके हम समझाने के तरीके में हम जब तक नहीं समझाते मॉम डैड को, तब तक अपना वो जो ट्रू लव है सक्सेस नहीं होगा।
और कभी कभी रिलेशनशिप में वो पहले वाला स्पार्क नहीं रहता है। जैसे जब इन द बिगिनिंग ऑफ योर रिलेशनशिप वो बहुत फ्रेश होता है, सब न्यू होता है, तो हमको सब अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे टाइम जाता है वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं हर रिलेशनशिप में ये हो, पर अगर कोई रिलेशनशिप में वो स्पार्क ख़त्म हो रहा है, और कभी कभी वो स्पार्क ख़त्म होने की वजह से भी आप, मुझे लगता है, चीटिंग की तरफ जाते हो। जैसे आपको आपको ये लग ही नहीं रहा है कि मेरा पार्टनर जो पहले था वो अभी है। अभी वो पहले मुझे घुमाने ले जाता था, कभी इमोशनली 2 मिनट बैठ के बातें कर लेता था, तो वो अभी वो नहीं कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न मैंने देखा है कि चीटिंग का हो सकता है। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्टली, स्पार्क अलाइव रखने के लिए ना हम जितना चीज़ों को न्यूली एक्सप्लोर करेंगे, एज आई सेड बिफोर, उतना अच्छा है। क्योंकि एक्सप्लोर करने से हम एक दूसरे को इतना जानेंगे कि लाइक चीटिंग करने का लाइक वो एक आएगा ही नहीं कि हाँ दिस पर्सन विल चीट ऑन मी। ऐसा क्वेश्चन अपने पास आएगा ही नहीं। जितना हम एक दूसरे को टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर हमारे फीलिंग्स को हम जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। वर्बली रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स के बारे में बातें करना, कभी आपको अच्छा लगा कोई बात, कोई बुरा लगा, वो वर्बली अवेलेबल भी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। करेक्ट। सो वर्बली एक्सप्रेस करना मुझे बहुत पसंद है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने हस्बैंड से वर्बली ही एक्सप्रेस करती हूँ ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि लाइक ये वर्बली एक्सप्रेस करने से इनका मूड ख़राब ना हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर वो वर्बली जो एक्सप्रेस करना होता है वो रुक जाता है। ओके, वो माइंड में ही रुक जाता है। अरे यार, फिर बाद में वो रिग्रेट फील होते रहता है, अरे यार मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। लेकिन एट लास्ट हम बोलते नहीं हैं। फिर जब हम एक बार में बोल पड़ते हैं ना, तो वी गेट वेरी इमोशनल कि भाई आंखों से ही आंसू आ जाते हैं बोलने के टाइम पे। बिकॉज आई रिसेंटली एक्सपीरियंस दिस थिंग। क्योंकि लाइक ऐसा होता है कभी कभी रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। एज आई सेड, परफेक्ट कोई नहीं है, 100 कोई नहीं है, 50-50 कोई नहीं है। कभी कभी 30-40 होता है, 60-70 ऐसा होता है। ओके, तो सिमिलरली अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ वेरिन मुझे एक फीलिंग्स एक्सप्रेस करना था मेरे हस्बैंड के साथ, बट वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न। वो मेरे अपने दिल में रख रख के मैंने एक ही बार में जब मैंने पूरा एक्सप्रेस किया तो मैं रो पड़ी। और वो रोने के बाद, वो एक्सप्रेस करने के बाद ना, हमारे अंदर जो ग्लो आता है दैट इज़ डिफरेंट। वो हमारे अंदर जो फ्रीनेस आता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, तो अपनी फीलिंग को शेयर करना, एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट करो पर करो। और जैसे जनरेशन जेन जी को कहते हैं कि उनमें एक टर्म बहुत पॉपुलर है जो है सिचुएशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप। तो उस पर क्या कहोगे आप? ये जेन जी का जो कैजुअल रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें ना 2 तरीके के होते हैं लोग। एक तो इंसान जो है बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाता है, और दूसरा इंसान जो है वो एकदम फ्रीडम से एकदम रहता है। ओके, लेकिन जो इंसान इमोशनली अटैच्ड जो रहता है ना, उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है खुद को कि अरे यार, आई नो दैट दिस रिलेशनशिप कैजुअल है, और ये सिचुएशनशिप वाला जो रिलेशनशिप है वो मुझे पता है कि भाई आगे जाके ये एंड होने वाला है, उनको पता है, बट स्टिल दे आर डूइंग द सेम। दैट इज़ कैजुअल रिलेशनशिप जो हम बोल रहे हैं, वो टर्म दे रहे हैं हम सबको। तो उस इंसान को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता है कि द थिंग इज़ गोना एंड, देन वाई वी शुड स्टार्ट, राइट? अगर इंसान ने अगर कोई ताला चाबी बनाया है तो ऑब्वियसली बिना चाबी के तो ताला खुलेगा नहीं, राइट? तो सिमिलरली जब एंड होने ही वाला है तो हमें स्टार्ट ही क्यों करना है? तो आई डोंट बिलीव इन दिस कैजुअल रिलेशनशिप और दिस सिचुएशनशिप्स एंड ऑल। आई डोंट बिलीव। जैसे कोई रिलेशनशिप में किसी ने
किसी के साथ चीट किया, या तो लड़के ने या तो लड़की ने, तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे वो आया है, वो ही इज़ फीलिंग सॉरी कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे वापस आना है आपके लाइफ में, मैंने गलती की है, इससे सॉरी फील करते हैं। पर जो पार्टनर होता है अभी, उसको उससे अटैचमेंट अभी भी है, वो इंसान अभी, दोनों में प्यार भी है, वो लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार कर रहे हैं, बट जिसने जिस पर चीट किया है वो इंसान है, वो भुला नहीं पा रहा है, बट प्यार अभी भी है, वो स्पार्क अभी भी है, बस वो रिलेशनशिप पे वो बात याद आ जाती है और चीज़ें वहीं से बिगड़ने लगती है। तो जब लड़का लड़की के पास वापस आए या लड़की जाए तो क्या करे? To be honest, according to me, we should accept. ओके, If we are loving truly, we should accept. और वो भी एक बोल के ही एक्सेप्ट करना होगा कि लाइक तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, एंड आई बिलीव कि आगे तुम जाके ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, इसके वजह से आई एम एक्सेप्टिंग यू अगेन. ओके, तो ये बोलने से सामने वाला इंसान चीट भी नहीं करेगा. ओके, अगर मतलब इसमें क्या गारंटी रही कि वो नहीं करेगा? एग्जैक्टली. अगेन यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, जैसे मैंने बोला चीट नहीं करेगा, एंड अगेन इफ़ अ पर्सन डज वंस, दे विल डू ट्वाइस और थ्राइस और 4 times और 6 times लाइक दैट. सो इट इज़ डिपेंडिंग कि हम अपने रिलेशनशिप को कितना स्पार्क रखें, वो अलाइव रखें उस चीज़ को. वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. करेक्ट. आपने अपने लाइफ में क्या चूज़ किया है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मैंने अपने लाइफ में लव मैरिज ही चूज़ किया है, बिकॉज मेरा मैरिज ही लव है, तो फिर लव मैरिज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज स्टार्टिंग से ही ईच एंड एवरीथिंग जान लेना, अपने एक्सपेक्टेशंस, बाउंड्रीज सब कुछ क्लियर करके सेट कर देना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. उसके बाद बिकॉज मैरिज के बाद हमारे पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, राइट? लाइक ससुराल है, उनको देखभाल करना है. तो एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आई फील दिस. तो आपने जब आपकी शादी हुई तभी आप श्योर थे कि हाँ ही इज़ द वन? क्या था, कैसे पता चला कि ही इज़ द वन? एक अनएक्सपेक्टेड टाइम में एक राइट पर्सन अपने ज़िंदगी में आना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड आई फील कि मेरे लाइफ में जब मेरे हस्बैंड आए, इट्स अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी, वेरी ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज जिस हिसाब से मेरे को जो सपोर्ट मिला है, एनकरेजमेंट मिली है, वो मेरे मॉम डैड से भी नहीं मिला है जितना मेरे हस्बैंड से मुझे मिला है. इट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस. और आपके बायो में आपने लिखा है कि आप एक सिंगर हो, यस, एक राइटर हो, यस, और डांसर भी. Yeah. तो आपने अपनी राइटिंग की जो जर्नी है वो कैसे शुरू की थी? लाइक पहले आपको कैसे पता चला कि अब मुझे लिखना है? ओके, सो मेरी जो राइटिंग जर्नी है 2017 से स्टार्ट हुआ. ओके, और वो भी क्यों स्टार्ट हुआ? एक फ्रेंडशिप के वजह से. ओके, मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरी चाइल्डहुड की बेस्ट फ्रेंड है. ओके, उसने मुझे कहा था कि लाइक तू लिखना स्टार्ट कर. तो मतलब मैं बोल नहीं पाती हूँ कभी कभी. ओके, जैसे इसके पहले एक कन्वर्जेशन हुआ था अपना कि वर्बली हम एक्सप्रेस करना चाहिए, तो कभी कभी जब वर्बली एक्सप्रेस करने नहीं होता है ना, तो मैं लिखती हूँ. ओके, और लिखते लिखते मुझे शायरी स्टार्ट हो गया, स्टोरी राइटिंग स्टार्ट हो गया, क्योट्स लिखना स्टार्ट हो गया, वेरिन मेरे वोकेबलरी स्किल्स भी इंक्रीज़ हो गए. और रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी और जेलिसी से कैसे डील करना चाहिए? चाहे वो कितने भी बड़े रिलेशनशिप हो, ओके, वो एक छोटा सा जेलसी, एक इनसिक्योरिटी अपने कॉर्नर, हार्ट ऑफ द कॉर्नर में रहता ही रहता है. ओके, एंड इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन द ट्रस्ट विच वी कीप ऑन आवर पार्टनर, कि हम कितने ट्रस्टवर्दी है और हम सामने वाले से हम कितना ट्रस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ द मेन थिंग. तो इनसिक्योरिटीज़ तो सबको होते हैं, लाइक आजकल के जनरेशन जैसे है कि तू उससे क्यों बात कर रहे हैं, तू उससे क्यों बात कर रहा है, वाई यू आर स्पीकिंग विद दिस गर्ल, ब्लॉक हिम, ब्लॉक हर. वो थोड़ा अजीब लगता है अनटिल एंड अनलेस कि भाई हम एक ट्रस्ट नहीं रखते सामने वाले पे, तो सामने वाला भी हम पे ट्रस्ट नहीं रखेगा. तो दे और
थिंक विल, मतलब सामने वाला भी यही सोचेगा कि हाँ ये चीट कर रहे हैं तो फिर मैं भी करूँगा। तो इससे इनसिक्योरिटीज़ बढ़ बढ़ के सामने वाला, दोनों, सामने वाला भी नहीं, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड कि ट्रस्ट वर्दी रहना भी ज़रूरी है और ट्रस्ट देना भी ज़रूरी है। और कोई फॉर एग्जांपल कोई विमेन जो वर्किंग है, उसको एक कंडीशन दिया जाता है कि शादी के बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको काम नहीं करना है। तो इस पे क्या टेक है आपका कि विमेन को वो बात सुन के वो अपना काम छोड़ देना चाहिए या अपने लिए फ़ाइट करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, ये विमेन पे डिपेंड करता है कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स हर लाइफ। शादी के बाद उन्हें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, उसको वो कैसे हैंडल करती है, एट द सेम टाइम उसका क्या क्या पैशन है, वो कैसे फॉलो कर सकती है चीज़ों को, वो कैसे स्केड्यूल करके वो कैसे हैंडल कर सकती है। इट इज़ अप टू हर। ओके, कोई कंडीशंस तो देगा ही, हर कोई कंडीशंस देता है। मॉम डैड भी कंडीशंस देते हैं कि भाई तुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, राइट। बट इट इज़ अप टू हर कि हमें क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ अच्छा नहीं है। और रिलेशनशिप ने आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाए हैं? आफ्टर रिलेशनशिप में आप जब आए, पहले आप क्या थे और अभी क्या है? आफ्टर रिलेशनशिप, मतलब जब रिलेशनशिप में आई, इट इज़ अ मिरर फॉर मी। मैंने खुद को जाना कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद को नहीं पता था कि दैट आई कैन डू दिस थिंग और आई कैन डू दैट थिंग। लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में आई तब मुझे पता चला कि हाँ, दिस इज़ द स्पार्क विच इज़ इन मी। सो माई रिलेशनशिप इज़ मिरर फॉर मी। तो बदलाव, समय के साथ साथ बदलाव भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, बट यू नो अपने अंदर जो है वो हम जान नहीं पाते हैं। तो रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या चीज़ है और क्या नहीं। ओके, कोई पॉजिटिव चेंज होते हैं, कोई नेगेटिव चेंज होते हैं अपने में। तो वो जो नेगेटिव चेंजेस होते हैं उससे कैसे डील करना चाहिए? जैसे आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कोई आपने ऐसे फील किया हो कि ये सिचुएशन में, ये नेगेटिव सिचुएशन में मैंने बाद में बहुत अच्छे से हैंडल किया हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फर्स्ट थिंग, नेगेटिव तो लाइक हुआ नहीं है, ऑनेस्टली। होता है, होता है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो हुआ नहीं है। अच्छा। ओके, एंड एट द सेम टाइम पॉजिटिव अगर मैं बताऊँ तो पॉजिटिव तो कई सारी चीज़ें हुई हैं मेरे लाइफ में, बिकॉज आई बिलीव गॉड, आई बिलीव माई हस्बैंड, आई बिलीव माई फैमिली। तो पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर बहुत आए हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, कंट्रोलिंग इमोशंस इज़ एवरीथिंग। ओके। Controlling your emotions is your priority and you should keep it with you. और अगर कभी कभी रिलेशन में आपके आपके पेरेंट्स को या तो बचपन से किसी को सिखाया गया है कि तुम्हारे हस्बैंड की ये सैलरी होनी चाहिए, या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो एक सर्टेन अमाउंट अर्न करना चाहिए, बट नाउ ही इज़ वर्किंग, लाइक उसने अब तक लाइफ का कोई गोल अचीव नहीं किया है, बट आपके प्रायोरिटी में जो 2-3 चीज़ें वो टिक हो चुकी है, लाइक ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग। बट अब तक आपका जो आपने जो इमेजिन किया था अपने पार्टनर को, ये पोजीशन में होना चाहिए या इतना अर्न करना चाहिए, तो अगर वो नहीं कर रहा है उतना अर्न और उसने वो सारी चीज़ें उसने अचीव कर ली अपने लाइफ में जो उसको चाहती थी, जैसे इमोशनल कोशेंट अच्छा होना चाहिए या तो फैमिली के लिए अवेलेबल होना चाहिए हमेशा, वो सब है, बट वो इक्वली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सन इतना अर्न करना चाहिए ही चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। कैसे होता है ना कि लाइक रिलेशनशिप में अर्निंग मनी इज़ नथिंग, अर्निंग रिस्पेक्ट, लव एंड केयर इज़ एवरीथिंग। ओके, वो किसी किसी लड़कियों का होता है कि यार मेरा पार्टनर जो है इतना अर्न करना चाहिए, उतना अर्न करना चाहिए। व्हाट इफ़ कि भाई अचानक से ऑन द टच वुड ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इफ़ अ पार्टनर, if there are male or female, okay, they are married, okay, at the same time अच्छा कमा रहा है, अच्छा सब कुछ जा रहा है, एंड गर्ल इज़ अ हाउस वाइफ। अचानक से हस्बैंड को कुछ हो गया, ओके,
एंड एट द सेम टाइम लाइक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक से हस्बैंड को कुछ हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, कुछ भी हो गया, देन व्हाट शी विल डू, अर्निंग वगैरह क्या करेंगे फिर वो? ओके, ये क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो इसमें जो है, इस चीज़ में हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि लाइक हाँ मेरा पार्टनर इतना अर्न करना चाहिए, उतना अर्न करना चाहिए. नो, अर्निंग इज़ नथिंग, एज आई सेड बिफोर, अर्निंग मनी इज़ नथिंग. अर्निंग द रिस्पेक्ट, अर्निंग द लव, अर्निंग द केयर इज़ एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप. तो आप शायरी भी करती है, आप राइटर भी है, तो कुछ सुनाना चाहोगी आप हमारे पॉडकास्ट पे कि अपना लिखा हुआ कुछ, या अपना लिखा हुआ गीत, या तो आपका कोई फेवरेट गीत? मेरा एक फेवरेट शायरी है जो मैंने फर्स्ट लिखा था मेरे पार्टनर के लिए, आई मीन मेरे हस्बैंड के लिए. वो है, द स्टार्ट विल बी लाइक, ज़माने भर के सवालों से डरता है दिल, ज़माने भर के सवालों से डरता है दिल, अकेले तन्हा तन्हा धड़कता है दिल, तुम्हें पाने की सोच में सोता नहीं रात रात भर, तुम्हें पाने की सोच में सोता नहीं रात रात भर, क्योंकि तुम्हें पाकर फिर खोने से डरता है दिल. वाह, अमेजिंग. वाह. और कोई सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप यूजुअली गुनगुनाना पसंद करते हो? मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं किसी को कि दैट दिस सॉन्ग इज़ फेवरेट फॉर मी, एंड ये जो सॉन्ग है मैंने उनके लिए ही मैं हमेशा गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ ऐसे. तो हम्टी शर्मा की जो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी है, Yes. उसी का गाना है, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, आऊँ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है. वाह, क्लैप 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 फॉर यू. अमेजिंग थैंक है. यू. मतलब आप एक राइटर, सिंगर, डांसर हो, और आपने ये शादी के बाद अपना ये सब कंटिन्यू किया है या कोई ब्रेक लिया है? नहीं, मुझे लाइक किसी ने रोक टोक नहीं किया कि लाइक इस चीज़ को तुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जो सपोर्टिव मिलता रहा है स्टार्टिंग से अभी भी वही सेम है, अभी ज़्यादा है, शादी के बाद तो ज़्यादा है. लाइक राइटिंग्स मेरा चलते रहता है, इफ़ यू सी माई इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ क्योर्ट्स रहेगा, कुछ ना कुछ पोएम्स रहेंगे, लिखती रहती हूँ. और इस रिलेशनशिप के, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से क्या कंट्रीब्यूशन है? जैसे आप आज यहाँ पे आए हो, आप अपने लाइफ में और भी चीज़ें अचीव करते हो, तो उनका क्या रिएक्शन होता है इस पर? मुझसे ज़्यादा वो खुश रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट. और मैंने जब उनको बोला कि यार मुझे आज पॉडकास्ट है, मुझे आज जाना है, तो मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गए कि यार ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट. तो मुझे फ़ोटोज़ भेजना, वीडियोस कब रिलीज़ होंगे, उनका यही क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो एनकरेजमेंट, सपोर्टिव है मेरे लाइफ में. वाह. और आप अपने हस्बैंड से जब मिले, तो ऐसा कुछ फील हुआ था कि ही इज़ द वन, या तो कोई साइन मिली थी? जैसे जनरली लोग बोलते हैं, मूवीज़ में बोलते हैं, और मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि जब मैंने उसको देखा तो मुझे पता चल गया कि ही इज़ द वन, इससे ही मैं शादी करूँगी, या इससे ही मैं शादी करूँगा. ऑनेस्टली मुझे भी सेम था, वो स्पार्क मेरे अंदर आ गया था कि हाँ, जैसे ही देखा, यू नो, इससे पहले भी हम मिले थे, वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम बिगनिंग, बट कोई एक स्टेज आया जहाँ पे यू नो कांटेक्ट छूटे, फिर बाद में कांटेक्ट हुआ अगेन. जब एक बार कांटेक्ट हुआ अगेन, जब कांटेक्ट हुआ तभी एक स्पार्क आ गया था कि हाँ, दैट दिस पर्सन इज़ फॉर मी. एक अनएक्सपेक्टेड टाइम में एक राइट पर्सन आया है, वो भी वेरी राइट टाइम में. और वो राइट टाइम भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और बहुत अनएक्सपेक्टेड पर्सन ही आया है अपने लाइफ में. तो वो मेरे अंदर भी था, दैट ही इज़ द वन. और आप अपने फ्रेंड से कभी कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हो,
मतलब फ्रेंड, जब आप सिंगल लाइफ में होते हो आप जनरली अपने फ्रेंड्स को या तो फैमिली में कोई अपने क्लोज कज़िन है, अपनी सिबलिंग्स हैं, उनसे शेयर करते हैं। तो जब आप शादी करके जाते हो या तो आप कोई रिलेशनशिप में हो, तो अपने पार्टनर को आप सब शेयर करते हो या सेम जैसे फ्रेंड्स को जो बात शेयर की है वही वैसे ही सिमिलर फीलिंग्स होती है पार्टनर के साथ, या तो ऐसा नहीं होता है, कुछ स्पेशल फीलिंग है? जैसे मेरी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें कोई बात शेयर कर सकती हूँ, पर मैं जो उससे शेयर करती हूँ वो कुछ डिफरेंट होता है। तो आप एग्जैक्टली जब हम अपने पार्टनर से शेयर करते हैं ना, तो हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ शेयर करते हैं, और जब हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ भाई सामने वाला मुझे ये सलाह दे वो सलाह दे। नहीं, हम जब पार्टनर से जब हम एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, हम बस एक ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सामने वाला बस हमें सुने, दैट्स इट। भले कुछ सलाह भी ना दे चलेगा, जस्ट सुने। सुनने पे एक स्मॉल कोई नहीं, हम हैं साथ में, हम साथ में कर लेंगे, ऐसा एक वर्ड्स जो है वो हमें बोलते हैं ना, एक 100,000% तक हमें ऊपर लेके जाता है। तो शेयर करना इज़ इम्पोर्टेंट। अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, अब सब कुछ अच्छा है, पर इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? मेन थिंग ऐसा तो फिर मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया है कि भाई सामने वाला मेरे पे मेरे पार्टनर मेरे चीट करेंगे, और चीट करने जैसा मैंने उनको रखा भी नहीं है, राइट। जब हम कुछ ऊपर नीचे करेंगे अपने रिलेशनशिप में, तब तक सामने वाला कुछ नहीं करेगा। जब तक हम उंगली नहीं करते तब तक सामने वाला भी उंगली नहीं करेगा, राइट। तो सिमिलरली वो चीट करने जैसा मैंने कुछ रखा भी नहीं है। तो आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो? यस, वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? ये कैसे लाए अपने में ये कॉन्फिडेंस अपने पार्टनर को लेके? एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस दिया ही उन्होंने। ये कॉन्फिडेंस जो है मेरे ही पार्टनर ने मुझे दिया है। ओके, हम कभी अगर कोई एक फेक रिएक्शन भी होगा ना अपने पार्टनर में, वी कैन डिटेक्ट इट, राइट। भले वो फेक रिएक्शन जो है वो पार्टनर में हो या फिर कोई किसी के ब्लड रिलेशन में हो, कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी हो, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, राइट। तो ये जो फेक रिएक्शन जो है हमारे रिलेशनशिप में है ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में, पार्टनर कंप्लेन करते रहते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप मैं रात को मुझे आपसे कॉल पे 1 घंटा बात करनी है, बट वो पार्टनर टाइम नहीं दे पाता है। तो इस पे क्या कहोगे आपके, कैसे वो पार्टनर को समझाए कि क्यों वो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं? मेन थिंग, जब तक हम उस सिचुएशन से नहीं गुजरते तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा, राइट। इफ़ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग कि भाई 9 to 5 वाला शिफ्ट जा रहे हैं डेली, वीक ऑफ कभी 1 दिन है या फिर 2 दिन है, तो कभी भी नहीं भी होता है वीक ऑफ, कोई जॉब में ये भी होता है, राइट। यस, करेक्ट। तो उस टाइम पे ना, जब तक हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक कंप्लेनिंग चलती रहेगी, राइट। और मैंने भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं भी अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि अरे यार पहले जैसा स्पार्क नहीं है, पहले जैसे बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन अभी कैसे फैमिली ग्रोथ हो रही है, तो टाइमिंग भी वैसे वैसे जा रहा है, समय के साथ बदलाव, जैसे आपने कहा था पहले, तो समय के साथ बदलाव आ रहा है। तो चीज़ों के एक्सेप्ट करना, समझना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसा भी होता है कि नहीं, यू आर स्पीकिंग विद समवन एल्स, यू आर चीटिंग, हाँ, यू आर चीटिंग विथ मी, आपका फ़ोन दिखाओ, ओके, आपका आईडी दो, आपका पासवर्ड दो, ये सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। हम दे भी देते हैं, कोई पर्सन जो है एकदम फ्री रहेगा, ट्रू रहेगा तो दे देगा। लेकिन एक जब तक हम ट्रस्ट रखते हैं ना, तब तक हम मांगते नहीं है। और मेरे रिलेशनशिप में तो भाई है ही नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ जाऊँ तो। मेरी आईडी उनके पास नहीं है और नया उनकी आईडी मेरे पास है। और पहले एकदम होते थे फ़ोन्स एंड ऑल देखना, हाँ, चेक इन द सेंस ऐसे ही देखना,
कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, किससे बात किए, कौन से फ़ोटोज़ निकाले, क्या फ़ोटोज़ निकाले, ये सब देखते थे। लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे हम समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। ओके। यस। और मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने दो कपल को देखा था। तो वो कपल, द गर्ल वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि मुझे लगता है तुम्हारा कुछ है, कुछ गलत है। पर लड़का हमेशा, हमको लगता था हाँ वो एकदम ठीक है, वो एकदम नीट बंदा है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। पर वो लड़की हमेशा फील करती थी कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वो थोड़े टाइम के बाद पता चला कि शी वॉज राइट, वो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें हो रही है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी अगर आपको वो इंट्यूशंस आ रहे हैं तो वो गलत नहीं है, मतलब वो है, वो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी फ़ोन चेक करना, कभी किसी को किसी बात पे कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, वो अगर वो लड़का जेन्युइन है तो बात ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो पार्टनर को पता है कि मेरा पार्टनर कैसा है, पर वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको पता है कि कभी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होती है। अभी आप शादी में देख लो, अभी पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि उतने शादी नहीं टूटती थी, आजकल लोग बहुत शादियाँ हर छोटी छोटी बात पे रिश्ते तोड़ देते हैं। पर आप पास्ट में जाओ, लड़की जो होती थी वो वर्किंग नहीं होती थी। करेक्ट। अगर उसको रिलेशनशिप से बाहर भी आना है तो भी वो बाहर नहीं आ पाती थी क्योंकि उसको पता है अगर मैं यहाँ से चली गई अपने पेरेंट्स के घर पे तो रह ही नहीं पाऊगी। करेक्ट। क्योंकि वो पेरेंट्स को वो नज़रिए से देखना, फिर सॉरी फील करना कि मेरे साथ क्या हो गया। पेरेंट्स भी देखो, पेरेंट्स होते हैं तब तक ठीक है, वो आपके साथ रहेंगे, पर एक एज के बाद आई थिंक सो पेरेंट्स भी आपको वैसे ट्रीट करने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट, वो होता है। और जैसे आजकल अगर आप देखोगे डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे कोई सेलिब्रिटी का बोलो, यूजुअल आप अपने एनवायरनमेंट में भी आसपास देखो, कहीं ना कहीं किसी का रिलेशनशिप टूट रहा है, और मोस्टली तो डिवोर्स केसेस सच में बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिवोर्स होता है, तो अरेंज मैरिज स्कैरी है या लव मैरिज स्कैरी है? मतलब डिवोर्स केसेस तो दोनों में ही हो रहे हैं ना, लव भी एंड हो रहा है, अरेंज में भी एंड हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा स्कैरी है? ऑनेस्टली बोलूँ तो लाइक बोथ आर इक्वल। सी, जब हम अरेंज मैरिज करते हैं, ओके, तो मॉम डैड के परमिशन के साथ मॉम डैड देखते हैं कि भाई ये लड़का है, वो लड़की है, ओके, तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट होता है एक हाँ। रिलेशन, राइट? और एक मोमेंट आता है, कुछ ना कुछ फ्लॉज या फिर कुछ ना कुछ क्लैशेस के वजह से वो रिलेशनशिप एंड होके डिवोर्स हो जाता है, ओके। अगर वो अरेंज मैरिज रहा तो उसमें ना अपने मॉम डैड का सपोर्ट रहता है हमें, एंड वी कैन क्वेश्चन आर फैमिली कि लाइक आपने देखा था, अरेंज मैरिज भले ही आपने करवाया था, ओके। अगेन इसमें और एक चीज़ है कि लाइक हम भी ओके हो जाते हैं उस मैरिज के लिए कि हाँ भाई, हाँ लड़का अच्छा है या फिर लड़की अच्छी है, तो वी डिड द मैरिज, ओके। बट एंड मोमेंट में ऐसे क्लैशेस हुए, वी गॉट सेपरेटेड। इसमें ना लाइक हम सवाल कर सकते हैं, वी हैव राइट्स टू डू अ क्वेश्चन टू आवर पेरेंट्स कि हाँ, करेक्ट, राइट। और अगर सेम वही लव मैरिज में हुआ, वी डोंट हैव एनी राइट्स टू आस्क क्वेश्चन टू आवर पेरेंट्स, बिकॉज ये हमारी लाइफ हमने चूज़ किया था, राइट? सो बोथ आर इक्वल फॉर द ईच, ओके। एंड जो लव मैरिज, जो मैंने कहा, अगर लव मैरिज से डिवोर्सेस हो रहे हैं, वही आजकल के ज़्यादा केसेस हैं। लव मैरिज के ही डिवोर्स के केस ज़्यादा है जितना अरेंज मैरिज के नहीं है, राइट? क्योंकि हम अपने मॉम डैड को देख सकते हैं, लाइक अराउंड 35-40 ईयर्स तक वो भी अपने साथ में है, 70s से आ रहे हैं या फिर 80s से शादी करके आज तक है, कि उनको भी मौका था डिवोर्स करने का। जो क्लैशेस आजकल हो रहे वही क्लैशेस पहले भी हुए थे, बट द अंडरस्टैंडिंग जो जनरेशन में वो था वो आज नहीं है, ओके। सो एज आई सेड बिफोर, समय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव हो रही है, और अपना जो इंडिया है, मोस्टली इंडिया के कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो कर रही है।
जैसे आप एक रिलेशनशिप में जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं, फिर वो लंबा चल के वो शादी करते हैं, तो शादी करने के बाद जो चेंज आता है, और जब वो उन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो पीरियड था, तो वो चेंज क्या होता है जनरली जो लोगों में होता है कि एज अ हस्बैंड ये क्या है, एज अ बॉयफ्रेंड वो क्या है? ओके, सो द फर्स्ट थिंग, जब स्टार्टिंग से डेट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल कोई यंग एज से, हम काफ़ी सारे आजकल भी देख रहे, लाइक किसी किसी का रिलेशन 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे चल रहे हैं। ओके, तो जो स्टार्टिंग वाला जो स्पार्क होता है ना, वो चलते 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 कम होता है, और शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ओके, कि हाँ, हमें फैमिली है, फैमिली के बाद हमें ये करना है, फैमिली के लिए वो करना है, तो हम रिलेशनशिप के साथ साथ फैमिली को हम देखते हैं शादी के बाद, जो कि शादी से पहले नहीं होती। ओके, और शादी से पहले ना हम जितना लाइक एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, लाइक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, हम कर देते हैं। उससे हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक दूसरे का वही पता चलता है बिफोर मैरिज। और वंस द मैरिज इज़ डन, इट इज़ कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग फॉर अस। वो हम लाइक इंसान को ही हम नए तरीके से देखते हैं, लाइक अपने पार्टनर को एकदम नए तरीके से देखते हैं कि हाँ, ही इज़ अ फैमिली मैन नाउ, वी आर मैरिड नाउ, ही इज़ माई हस्बैंड नाउ। और लाइक हस्बैंड ये सोचेंगे कि हाँ, शी इज़ माई वाइफ नाउ, अभी शी इज़ नॉट मोर गर्लफ्रेंड, शी इज़ माई वाइफ, सो शी हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि जो कि उसको अभी निभाना है, या फिर मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अभी निभाना है, जो कि अभी फैमिली के लिए हम करेंगे। तो यही चेंजेस होता है आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज। जैसे पार्टनर कभी कभी शादी के पहले जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, वो एक साथ ड्रिंक करते हैं, कभी कभी स्मोक भी करते हैं, एक अमेजिंग लाइफ जीते हैं, लाइक नाइट लाइफ बोलो, लाइक एक सिंगल लाइफ प्रॉपर एंजॉय करते हैं। वो अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, पर शादी के बाद वो कहीं कोई एक पार्टनर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जैसे कि पहले हम वो करते थे पर अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों ये ऐसा क्यों होता है कि वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हैं? आफ्टर मैरिज ये रेस्ट्रिक्शंस इसीलिए लगता है क्योंकि आगे अपना फैमिली बढ़ने वाला है। बिकॉज पहले हम अपने लाइक फिज़िकल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते जितना हम आफ्टर मैरिज ध्यान देते हैं। ओके, ऑनेस्टली इफ़ मेरी ही एग्जांपल ले लो, तो लाइक मतलब मैंने अपने आप में इतना ध्यान नहीं दिया। ओके, बट आफ्टर मैरिज मैं इतना ध्यान देने लगी हूँ बिकॉज फैमिली इज़ अबाउट टू ग्रो नाउ। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद अस। शायद हमारी ऑडियंस को आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने मिले, और हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन से उनको अपने सवालों का जवाब मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड थैंक यू सो मच फॉर द टीम दिल की बोली फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू संगीता। थैंक यू प्रिया।